नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का बहुत स्वागत है कृषि दर्शन के आज के अंक में। मित्रों, बासमती धान की खेती भारत में सदियों से होती आई है। अपने स्वाद और सुगंध की वजह से बासमती धान की मांग पूरी दुनिया में वर्ष भर बनी रहती है। ऐसे में पूरे देश में बड़े पैमाने पर बासमती धान का उत्पादन होता है। साथ ही मध्य प्रदेश में भी हमारे कई किसान भाई बासमती धान की फसल लेकर हर साल अच्छा खासा मुनाफा प्राप्त कर रहे हैं। तो आज के अंक में हम बासमती धान की रोपाई को लेकर चर्चा करेंगे और बताएंगे इसकी उन्नत तकनीकों के बारे में। साथ ही बताएंगे कि इसकी नर्सरी कैसे तैयार की जाए। इसके अलावा हम आपको मिलवाएंगे एक प्रगतिशील किसान भाई से और जानेंगे उनकी कामयाबी की कहानी। तो आइए शुरू करते हैं आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम। नमस्कार किसान भाइयों, मैं आज रायसेन ज़िले के बाड़ी क्षेत्र में यहाँ खड़ा हूँ और बड़ी खुशी की बात है कि मुझे बासमती के बारे में और बासमती उत्पादन के बारे में आप लोगों को कुछ सलाह देने की अपॉर्चुनिटी मिली है। तो इसमें सबसे पहले बताना चाहूँगा कि बासमती का क्षेत्र ये तकरीबन आज से 12-13 साल पहले बासमती की शुरुआत की गई थी। कहीं छुटपुट इलाकों में पहले बासमती होती थी, लेकिन उसके बाद कुछ एक्सपोर्टर्स हमारे जो हैं वो यहाँ आए और उन्होंने बासमती को पूरी तरीके से प्रसारित किया। तो उसके बाद हमारे किसान भाइयों ने बहुत अच्छी तरीके से बासमती की खेती करनी शुरू की। लेकिन फिर भी चूँकि इतने साल हो गए और किसान हर साल कुछ नई तकनीक सीखता है और कुछ नया करता है, फिर भी आज कहना चाहूँगा अपने किसान भाइयों को कि जो नए सिरे पे शुरू करना चाहते हैं या जिन्होंने पहले से खेती कर ली है, वो उन किसान भाइयों को किन बातों का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए अच्छी खेती के लिए, अच्छी पैदावार के लिए और कम लागत से वो अपना अच्छा मुनाफा कमा सके। तो इसमें बहुत अहम बातों का जो ध्यान रखना होता है, सबसे पहले तो ये है कि हमारी जो ज़मीन है, जिस ज़मीन में हमें बासमती की खेती करनी है, वो उपजाऊ होनी चाहिए। उसके साथ साथ वहाँ पर पानी की सुविधा ज़रूर पूरी होनी चाहिए, क्योंकि आप सबको पता है कि बासमती जो है या धान का जो पौधा है वो पानी उसको चाहिए होता है। तो सबसे पहले अच्छी ज़मीन, उसके साथ साथ पानी की पूरी सुविधा होनी चाहिए। पानी की सुविधा का मतलब है कि बरसात से तो हमें अपनी खेती पूरी ठीक तरीके से हम कर पाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर ट्यूबवेल हो या नहरी पानी हो या मतलब जो है ऐसे सिंचित क्षेत्र हो, ऐसे सिंचित हम कह सकते हैं कि सिंचित साधन होने चाहिए जिससे हमारी जो है खेती वो बहुत अच्छी तरीके से हो सके। तो दूसरा, पानी की व्यवस्था पूरी होनी चाहिए। तीसरा, जो हम सबसे बड़ी बात कहते हैं कि अच्छा बीज ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि रायसेन ज़िले में बाड़ी, बरेली, बख्तरा और ये सारे क्षेत्र में जो बासमती की किस्म उगाई जाती है वो आपकी पूसा बासमती है, जिसमें पूसा बासमती 1, 1460, 1637 और भी जो इम्प्रूव वैरायटीज़ हैं उन किस्मों को लगाया जाता है। तो ये जो किस्में हैं, इन किस्मों का जो बीज है वो प्रमाणित बीज होना चाहिए, स्वस्थ बीज होना चाहिए। तीसरी बात ये है कि जब बीज लेकर के आते हैं उसके बाद नर्सरी बहुत अच्छी लगाई जानी चाहिए। नर्सरी का रोपण बड़ा अच्छा होना चाहिए और नर्सरी लगाने के बाद में खेत की तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए और खेत की तैयारी करने के बाद में उसकी जो रुपाई है वो सही समय पे होनी चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी या लाइन से लाइन की दूरी वो बिल्कुल मतलब जो है सिफारिश के अनुसार होनी चाहिए। उसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि समय पर लगाई हुई बासमती में उत्पादन भी अच्छा होता है और क्वालिटी भी अच्छी आती है, उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है अपने किसान भाइयों को ये बताना कि हमारी जो बासमती की जो खेती है उसको समय पे लगाने पे उसकी पैदावार और उसकी क्वालिटी दोनों ही अच्छी मिलती है, जिससे उसको भाव बहुत अच्छा मिलता है। तो सिफारिश की जाती है कि हमें 15 जुलाई तक हमें अपनी बासमती को लगा लेना चाहिए। अगर बहुत देर होती है तो हम 20 से 25 जुलाई तक हम उसको ले जा सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा देर अगर होती है तो हमारे लिए समस्या है या आगे जा कर के उसकी गुणवत्ता शायद प्रभावित हो सकती है। उसके साथ साथ हमें और बातों का ध्यान रखना होता है कि इसमें संतुलित खाद का उपयोग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बासमती की जो किस्में हैं उनके लिए कम खाद की सिफारिश की जाती है। तो अगर हमारी धरती उपजाऊ है तो उसमें सिफारिश की हुई खाद की मात्रा ही डालें और समय पे डालें,
ताकि जो है उसका इस्तेमाल पूरा हो सके और अधिक मात्रा में नहीं, क्योंकि हम हमेशा ये कहते हैं कि अधिक मात्रा में डाली हुई खाद जो है और समय पे नहीं अगर डाल करके या अगर हम देर तक उसको डालते हैं तो उससे कीड़े और बीमारियों की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। तो खाद का संतुलित प्रयोग और सही समय पर प्रयोग, ये एक बहुत उम्दा बात है जो हमारे किसान भाइयों को ये जानना ज़रूरी है। उसके साथ साथ जिस समय जब कीड़े और बीमारी जब आती हैं तो उनकी पहचान करना, उनके बारे में जानना और उसके साथ साथ उनका निदान करना, उसकी जानकारी किसान भाइयों को बहुत ज़रूरी है जानना कि कौन कौन सी बीमारियां इसमें आती हैं और कौन से कीड़े इसके अंदर लगते हैं, जिनको सही दवाओं का इस्तेमाल करके, जिस तरीके से आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी जो बासमती है वो हमारे विदेश में इसका व्यापार होता है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हमारे विदेश के जो हमारे नियम हैं, जो वहाँ पर जो सिफारिश किए गए जो केमिकल हैं, हमारे जो रसायन हैं जो सुरक्षित हैं, उनका उपयोग करके हमारी कीड़े और बीमारी जो है उनको संभाला जा सके। उसके बाद बात आती है कि हम जब कीड़े और बीमारियों से जब हम निजात पाते हैं या हम उनका कंट्रोल करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे बासमती जो है वो पकनी शुरू हो जाती है। तो ये जो पूरी किस्म है ये करीबन 140-145 दिन अपने पूरे लेती है, बीज से लेकर के कटाई तक के। तो मैच्योरिटी जो है, जब कहते हैं कि जब बासमती पकनी शुरू हो गई है तो उस दौरान हमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना होता है कि जब पूरी तरीके से अच्छी तरीके से पक जाए तब किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि उसकी कटाई शुरू कर दी जाए। और कटाई करके चूँकि कटाई करने के बाद भंडारण सुरक्षित होना चाहिए, ताकि जो अनाज है जिसको किसान भाई जब बेचने जा रहे हैं तो उसका सही मूल्य मिल पाए, सही क्वालिटी होगी तो सही मूल्य भी मिलेगा। तो उसके लिए ख़ास बात का ये ध्यान रखना होता है कि अगर जब कटाई हो रही है तो उसको काटने के बाद में 2-3 दिन ज़मीन पर हम डाल सकते हैं, जिसकी धूप में उसकी सुखाई हो जाए और उसकी जो नमी है वो ठीक हो जाए, सही हो जाए, जिससे उसका भंडारण सही तरीके से किया जा सके। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे किसान भाई गीले, अगर खेत में से पानी अगर समय पे नहीं निकाला गया है तो नमी की मात्रा ज़्यादा होती है और उस नमी की मात्रा में अगर उसको अगर काट लिया जाए तो और उसको भंडारित कर दिया जाए तो वो धान जो है आने वाले समय में ख़राब भी हो जाता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि किसान को पता नहीं चलता है कि जो उन्होंने भंडारण किया है वो सही किया है या नहीं किया है, किंतु अगर उसमें उसको उनकी जानकारी उनको पहले मिल जाए तो उससे उनके भंडारण की जो समस्या है वो भी ख़त्म हो जाएगी और जो धान है, जो बासमती का धान है, वो सुरक्षित भी रह पाएगा। तो इस तरीके से अच्छी तरीके से सुखाए हुए धान को झड़ाई कर लें और उसको साफ़ करके तब उसको भंडारित करें, चाहे वो खुले ढेर के रूप में रखें या उनको बोरियों में रखें, लेकिन धान की में जो नमी की मात्रा है वो सुरक्षित होनी चाहिए, जिससे कि उनका भंडारण हो सके। और फिर उसके बाद भंडारण करने के बाद जब खरीदी की जाती है, हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं या हमारे जो व्यापारी हैं जिनके द्वारा खरीद की जाती है, उस दौरान जो क्वालिटी वो देखते हैं, गुणवत्ता देख करके उसके बाद जो भाव लगाते हैं, तो किसान की जब मंजूरी होती है और उसके बाद किसान भाई जो है उन भावों पर उनकी मंजूरी होने के बाद ही उसको बाज़ार में बेचें। तो ये जो पूरी मैंने आपको बात बताई वो बासमती के लगाने से लेकर के और बाज़ार तक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे किसान भाइयों को बहुत ध्यान में रखनी चाहिए कि अच्छी योजना, अच्छा स्वस्थ बीज, खेत की अच्छी तैयारी, उसके बाद उनका खाद पानी का प्रबंधन, उसके साथ साथ बीमारी का प्रबंधन, कीड़ों का प्रबंधन और उसके साथ साथ जो है कटाई का प्रबंधन और कटाई पश्चात जो है हमारे भंडारण का और बाज़ार ले जाने का प्रबंधन, ये सारे प्रबंधन अगर उचित होंगे तो बासमती की क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता हम जिसको कहते हैं, और उसकी जो मात्रा है, जो हमारा जो पैदावार है वो अच्छी होगी और किसान को उसका भाव भी अच्छा मिलेगा। ये मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ, ताकि बासमती एक फ़ायदेमंद जो है उनकी फसल हो सके और उससे उनको मुनाफा अच्छा मिल सके। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे।
अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। तो मित्रों, बासमती धान की फसल में अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए रोपाई की विधियों पर ध्यान देना अति आवश्यक है। रोपाई की उन्नत तकनीकों में अब मशीनों का सहारा लिया जाता है। तो आइए जानते हैं कि बासमती धान की नर्सरी कैसे तैयार की जाती है और रोपाई की उन्नत तकनीकें कौन कौन सी हैं। इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं धान विशेषज्ञ पंकज दीक्षित। नमस्कार, मैं पंकज दीक्षित आपको आज मशीनीकृत धान रोपाई के विषय में जानकारी देना जा रहा हूं। ये जानकारी जो है आप आने वाले समय में पिछले विगत वर्षों से हम देख रहे हैं कि धान में लेबर की उपलब्धता समय से नहीं होती, समय से धान की रोपाई नहीं हो पाती, बहुत सारी चीज़ों में लेबर की ज़रूरत होती है। उसका ही एक निदान है कि हम मशीनीकृत धान रोपाई पर जाएं। मशीनीकृत धान रोपाई के लिए हमें मुख्य रूप से किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ये मशीनीकृत धान रोपाई के लिए हमें मैट तैयार करनी पड़ती है। उसके लिए ये 2x1 की एक ट्रे होती है। इसमें हमें गर्मियों के समय में मिट्टी छान के बारीक करके, ताकि उसमें कंकड़ ना हो, ऐसी मिट्टी को तैयार कर लेते हैं। और इसके साथ ही हम FYM अच्छी पुरानी गोबर की खाद को भी तैयार कर लेते हैं। 80% उसमें मिट्टी होती है और 20% गोबर की खाद। इन दोनों चीज़ों के मिक्स करके दोनों का तैयार फिर इस तरीके से हम इस ट्रे में भर देते हैं। ट्रे में भरने के बाद हम जब ट्रे कंप्लीट हो जाती है ऐसी ये 2x1 की, इसमें हम बीज को, धान के बीज को अंकुरित करके थोड़ा थोड़ा अंकुरण आ जाए उसके पश्चात इसमें डाल देते हैं। इसमें डालने के बाद इसको ढक देते हैं 1 से 2 दिन के लिए, ताकि चिड़ियाँ या कोई पक्षी इसको हानि ना पहुंचाए। इसके बाद जब ये 15 से 16 दिन की तैयार हो जाती है, समय समय पर पानी देते, इस तरीके से तैयार हो जाती है। ये मैट जो आपको दिख रही है ये तैयार हो जाती है। इस मैट के तैयार होने के बाद हम 15-16 दिन बाद इसको खेत में रोपाई कर देते हैं। रोपाई के लिए 2 तरह की मशीनें होती हैं। पहली मशीन ये होती है छोटी वाली 4 रो की, वो सेमी ऑटोमेटेड है, और एक फुल ऑटोमेटेड है जो आपके सामने है। ये 6 रो लगाती है, 6 लाइनों में धान की रोपाई करती है। और जो छोटी वाली मशीन होती है वो 4 रो में धान की रोपाई करती है। तो इस तरीके से हम खेत को मचा के अच्छी तरह तैयार कर लेते हैं। तैयार करने के बाद 24 घंटे बाद हम उस खेत में धान की रोपाई शुरू करते हैं। धान की रोपाई करने में मुख्य चीज़ों का 2 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो धान का जो रोपा होता है वो 15-16 दिन का होता है, तो लंबाई में कम होता है। इसलिए धान के जो मचा हुआ खेत है उसमें पानी का जो लेवल है वो 1 से 2 इंच से ज़्यादा ना हो। इसके अलावा धान का खेत समतल हो, ताकि रोपाई अच्छे तरीके से की जा सके। तो हमारे किसान भाई जैसे तैयार करते हैं धान का खेत, उसके बाद उसमें मचाई करने के बाद उसमें ये 24 घंटे बाद धान की रोपाई में मुख्य रूप से हमें
कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। आप पहले मशीन जब खेत में ले जाते हैं या चलाते हैं, उसके पहले मशीन की एक बार अच्छे से जांच कर लें कि मशीन में ऑयल और तेल सारी चीज़ों की जांच करने के बाद इसमें जो रोपा है इसमें रखने के भी स्थान बनाए गए हैं, उनको रख लें। साथ में इसके साथ जो ड्राइव करने के लिए आप स्वयं ड्राइव कर सकते हैं। इसके साथ में ये जो आप बगल में देख रहे हैं ये सिंबल, इसके साथ ये निशान बनाता हुआ चलता है, इसके ही हिसाब से रोपाई होती है। ये इंडिकेशन है, इसके मिडिल में ही आपको मशीन को ऑपरेट करना है। मशीन के बीच में भी सिंबल दिया हुआ है। तो इस बातों का और पानी का और खेत के समतलीकरण का, इन दो चीज़ों का बेहद ध्यान रखना है कि आपका खेत पूरी तरह अच्छे तरीके से समतल हो। और फर्टिलाइज़र जो भी किसान देना चाहें, फास्फोरस फर्टिलाइज़र, पोटास फर्टिलाइज़र, उनका प्रयोग वो मचाई के समय ही कर दें, उसके बाद ना करें। क्योंकि जब आप मशीन से धान लगा रहे हैं तो जो फास्फोरस उर्वरक है वो जड़ के पास ही रहे तो वो सही जगह पे पहुंच जाता है। और आप फिर उसके बाद इसमें सुडोमोनास का स्प्रे करके, और सुडोमोनास फ्लोरेसेंस का 15 से 20 ml प्रति किलो बीज के हिसाब से आप इसमें स्प्रे कर सकते हैं। और उसके बाद इसकी रोपाई आप करें। रोपाई में आप ये ध्यान रखें कि आपको पौधे से पौधे की दूरी जो भी आप रखना चाहें, 15 सेंटीमीटर इसका स्टैंडर्ड है, उसी के हिसाब से आप धान में 15 सेंटीमीटर प्रति पौधे से प्रति पौधे की दूरी और 25 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी, ये आप लाइन से लाइन की दूरी चूँकि मशीन में फिक्स होती है, पौधे से पौधे की दूरी में आप संख्या बढ़ा सकते हैं। और ये मशीन एक स्थान पर 2 पौधों का ही एक जगह रोपाई करती है। इसलिए यदि एक पौधा किसी कारणवश ख़राब हो जाए या पौधा मिट्टी में गल जाए या ढंग से जड़ न पकड़ पाए तो दूसरा पौधा उस जगह को ले लेता है। इसलिए ये 15 से 16 दिन के होने के कारण इसमें टेलरिंग बहुत होती है। जो नंबर ऑफ इफेक्टिव टिलर्स हैं वो इस रोपी हुई धान में बहुत होते हैं। तो इसका उत्पादन भी साधारण जो हाथ से लगाई हुई धान है वो मशीनीकृत धान, इनमें लगभग 20 से 25% तक का उत्पादन में अंतर देखने को मिला है। हम शुरुआत से ही इसके लिए किसान भाइयों को बता रहे हैं और किसान भाई बहुत अच्छे स्केल में इसको खरीद रहे हैं। ये मशीन की कीमत लगभग 12-13 लाख रुपए के बीच में है, जिसमें 50% सरकार की ओर से सब्सिडी होती है। लगभग 6-6.5 लाख रुपए में किसान को ये मशीन प्राप्त हो जाती है। 2 घंटे में 1 एकड़ की ये रोपाई करती है। 1 से 1.5 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से इसका फ्यूल कंजप्शन है। पेट्रोल इसमें 1.5 लीटर प्रति घंटा लगता है। 2 घंटे में 1 एकड़ ये आसानी से लगा देती है। और इस मशीन को जो चलाने के लिए आप साधारण 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको जब भी मशीन आप खेत में चला रहे हैं तब पूरी तरह से एक बार चेक कर लें। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि आप मशीन को खेत में सही तरीके से चले, सही तरीके से ऑपरेट हो। इसके लिए आप पानी का वाटर लेवल 1 से 1.5 इंच ही रखें। इसे अतिरिक्त पानी ना रखें खेत में। अगर अतिरिक्त है तो आप खेत का पानी निकाल दें। मचाई के 24 घंटे बाद ही आप मशीन उस खेत में चलाएं, ताकि थोड़ी मिट्टी जो है वो अपनी जो आपने मचाई की है वो अपनी सतह जमा ले इस भली भांति। और मैट में आप देख लें कि 1 से 2 पौधे आपके आसानी से लग रहे हैं। यदि आपको दूरी ज़्यादा लग रही है तो आप कम कर सकते हैं पौधे से पौधे की दूरी। तो इस हिसाब से आपके 1 एकड़ में 1,40,000 पौधों की रोपाई हो जाएगी। और आपका जो उत्पादन है जो धान का वो लगभग 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आपका उत्पादन बहुत आसानी से मिल जाएगा। लाइन से आप अगर पौधे रोपाई करते हैं तो आपको खाद, आप ऊपर से नाइट्रोजन खाद का उर्वरक का उपयोग करते हैं तो वो आपको प्रयोग करने में बहुत सुविधा होती है। इसके अलावा आप धान में किसी भी कीटनाशक का, किसी भी फंजीसाइड का आप उपयोग करते हैं तो वो आपको लाइन से लगे होने के कारण धूप और हवा का एक जैसा प्रभाव उसमें होता है और अच्छी धान ग्रोथ करती है। इसके अलावा खरपतवार नियंत्रण में भी इसमें कोनो वीडर का आप प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि लाइन से लगी होती है तो आप मैनुअल कैनो वीडर चला सकते हैं, तो उससे आपके खरपतवार नियंत्रण के लिए भी सुविधा होती है। तो इन 3-4 बातों का आपको विशेष मुख्य रूप से ध्यान रखना है। तो ये जो मशीन की धान है इसमें आपको सनलाइट, एयरेशन, फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन, पेस्टिसाइड, इन सारी बातों की बहुत ज़्यादा सुविधा मिलती है। तो आप देखेंगे अभी कुछ समय बाद मशीन को ऑपरेट कैसे करते हैं। तो इस तरीके से हम अगर खेत में मशीन का
उपयोग करते हैं तो हम धान के उत्पादन में और वृद्धि कर सकते हैं, और जो आने वाली लेबर की समस्या है हमारे यहाँ हर साल आती है, उसको भी आप बहुत हद तक कम कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी विधि है जिसको हम पिछले 3-4 वर्षों से यहाँ किसानों को प्रयोग करा रहे हैं। अब बहुत सारे किसान इसको अपनी रूटीन में ले आए हैं और वो करने लगे हैं, अब उन्हें सरल लगने लगा है। शुरुआत में किसानों को बहुत कठिनाई होती थी इसको उपयोग करने में कि साहब मिट्टी कैसे छानेंगे, साहब बीज कैसे डालेंगे, तैयार कैसे करेंगे, फिर इसकी मैट बन जाएगी तो उसको खेत पे कैसे ले जाएंगे, मशीन कौन चलाएगा, कैसे ऑपरेट करेंगे। लेकिन जब हमने विगत 3-4 वर्षों में इसका प्रयोग किसानों की फील्ड पे किया, किसानों ने इसकी उत्पादन में अंतर देखा कि जो हाथ से लगाई हुई है और मशीन से लगाई हुई है, तो उसमें जो अंतर देखा, उसके बाद किसानों को अब इस पे पूर्ण विश्वास होने लगा है और किसान इसकी तरफ आने लगे हैं। तो अब इस मशीन का आप उपयोग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इस मशीन में आपको शुरुआती 50 से 60 दिन तक किसी कीड़े या बीमारी का प्रकोप नहीं होता है। शुरुआती 50-60 दिन में किसी भी तरीके का कोई कीड़ा, कोई बीमारी इस फसल में नहीं आती है, क्योंकि एक तो रोपा भी छोटा होता है, टिलर्स भी, और प्रॉपर तरीके से रो में प्रॉपर तरीके से वो लाइन टू लाइन पौधे लगे हुए होते हैं। अब किसान भाइयों को मैं इस जो आपको मैकेनाइज्ड मशीन दिखाई है उसके बारे में, इसको कैसे ऑपरेट करते हैं उसके विषय में हम आपको बता रहे हैं। ये मैट है तैयार की हुई जो आपको सामने दिख रही है। इस मैट को हम यहाँ जो ऑपरेटर हैं इनको लगाने के लिए देते हैं। ये देखिए, आप इधर आइए, ये मैट जो है इस तरीके से इसमें लगा देते हैं निकाल के, और इसके बाद 1 से 2 मैटें एक फ्रेम में आ जाती हैं। इस तरीके की 6 फ्रेम होती हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये फिंगर है जो पौधे को, एक एक पौधे को निकाल के लगाती है इधर से। तो ये फिंगर जो है, और यहाँ आगे एडजस्टर है जिसके हिसाब से आप पौधे से पौधे की दूरी, फिंगर का मूवमेंट कितना आपको बढ़ाना है, कितना घटाना है, उसके अनुसार आप कर सकते हैं इसको एडजस्ट। तो ये फिंगर है। तो ये फिंगर इसीलिए मिट्टी को छानना पड़ता है कि इसमें कंकड़ पत्थर ना आए, उसके कारण अवरुद्ध पैदा हो जाता है, इसलिए मिट्टी की छनाई बहुत अति आवश्यक है। और उसके बाद ये फिंगर आसानी से पौधों को पकड़ के जड़ सहित सीधा रोकते जाती है। कई बार मैनुअल में लगाने में अंगूठे का प्रयोग करते हैं मजदूर, तो उसके कारण वो तिरछी लग जाती है, तो वो जड़ ऊपर हो जाती है, तो वो नई जगह से जड़ निकलने में टाइम ले लेती है। इसमें क्या है, सीधी आपकी धान सीधी रोपाई होती है, तो ये जल्दी जड़ पकड़ लेती है। बहुत अच्छे टेलर्स होते हैं। तो अभी आपको थोड़ी देर में ये ऑपरेट करके हम दिखा रहे हैं, तो आप देखिए कैसे ये चलती है, क्या इसकी लाइन टू लाइन और पौधे से पौधे। तो हम किसान भाई को दिखा, अब आप देखेंगे ये मशीनीकृत धान रोपाई किस तरीके से ये हमारी मशीन रोपाई कर रही है। आप बहुत विशेष रूप से देखें कैसे चला रहे हैं, कैसे लगती है। पौधे से पौधे की बिल्कुल समानांतर दूरी, लाइन से लाइन की समानांतर दूरी। चलो देखिए पौधे से पौधे की दूरी किस तरीके से ये रोपाई कर रही है। एक जगह 2 पौधे लगाती है, देखिए आप। पंद्रह 16 दिन की ये मैट है। 16 दिन में ये खेत में ट्रांसप्लांट करने लायक हो जाती है। देखिए आप कितने लाइन और पौधे से पौधे की दूरी। तो मित्रों, आज के अंक में इतना ही। हमें पूरी उम्मीद है कि जो जानकारी आज हमने आप तक पहुंचाई वो आपके ज़रूर काम आएगी। इसका आप खेती किसानी में भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे खेती किसानी से जुड़ी ऐसी ही नई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।